20 मई 2025 को झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शराब घोटाला केस में पंचायती राज विभाग के निदेशक विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले एसीबी के अधिकारियों ने इनसे 6 घंटे लंबी पूछताछ की थी। आगे एसीबी ने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL के MD को गिरफ्तार किया। अब इसी केस में उत्पाद विभाग के मौजूदा सचिव मनोज कुमार को एसीबी ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। एसीबी का दावा है कि घोटाला 38 से 44 करोड़ रुपए तक का है, वह भी प्रारंभिक जांच के आधार पर। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इस केस में कई सवाल हैं। दरअसल विपक्ष इस घोटाले में सरकार की भूमिका को भी संदेह के घेरे में खड़ा करता रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दर्जनों बार कह चुके हैं कि झारखंड में शराब घोटाले में सरकार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम शराब घोटाला केस से जुड़े कई सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मसलन सवाल नंबर 1, शराब घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया? इसमें सरकार की भूमिका क्यों संदेह के दायरे में है? क्यों झारखंड में नई शराब नीति अभी सवालों के घेरे में है? सरकार को अपनी नीति में बार बार बदलाव आखिर क्यों करने पड़ते हैं? दरअसल सरकार मार्च 2022 में नई शराब नीति और प्रदेश में शराब बेचने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को देने का फैसला किया। क्या तर्क था? तर्क था कि रॉयल्टी बढ़ेगी और सरकारी खजाने को राजस्व मिलेगा। अब खुदरा शराब बिक्री का जिम्मा तो निजी एजेंसियों को दिया गया है, लेकिन थोक बिक्री का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। उत्पाद सचिव मनोज कुमार ने कहा कि नीति में बदलाव की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि इससे प्रबंधन और पारदर्शिता आएगी। बड़ा सवाल यह भी है कि इस केस में पंचायती राज निदेशक की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई? यह भी सवाल है। दरअसल मार्च 2022 में झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू हुई। तब उत्पाद विभाग के सचिव 1999 बैच के IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे हुआ करते थे। साथ ही वह झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गजेंद्र सिंह संयुक्त आयुक्त हैं। एसीबी ने आरोप लगाया है कि इन दोनों बड़े अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर झारखंड की नई उत्पाद नीति में मनमाफिक बदलाव किया और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। गौरतलब है कि इस केस में छत्तीसगढ़ में 27 सितंबर 2024 को IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित कुल 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज की गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस पूरे मामले की जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें IAS विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह का आवास भी शामिल है। इससे पहले ही छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए झारखंड सरकार से अनुमति मांगी थी। दरअसल रांची के रहने वाले विकास कुमार नाम के एक शख्स ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में IPC की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी का मामला और 120B यानी कि आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज कराया था। इस FIR में कारोबारी अनिल टुटेजा का भी नाम शामिल था। प्राथमिकी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के आरोपी कारोबारियों ने झारखंड के अधिकारियों की मिलीभगत से शराब की आपूर्ति, मजदूरों की व्यवस्था और होलोग्राम सिस्टम का ठेका हासिल कर झारखंड के सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। दावा है कि इसमें विनय कुमार चौबे जो IAS हैं और गजेंद्र सिंह जैसे अधिकारियों को भारी रिश्वत दी गई। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज इसी FIR के आधार पर झारखंड एसीबी ने केस दर्ज किया और जांच के दौरान सीनियर IAS विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच के आधार पर जो जानकारी मिली, उसके आधार पर एसीबी ने झारखंड सरकार से अनुमति नियमित FIR दर्ज की। दूसरी तरफ इसी साल मार्च में छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी जांच पूरी कर ली और झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा। सरकार से अनुरोध किया कि विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी जाए। झारखंड एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील से कानूनी राय ली और 20 मई को गजेंद्र सिंह और विनय कुमार चौबे को उनके आवास से लाकर अपने दफ्तर में पूछताछ की। 6 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कारोबारियों की मिलीभगत से बने जिस सिंडिकेट ने शराब घोटाले को अंजाम दिया था, उसी सिंडिकेट के साथ मिलकर झारखंड के भी अधिकारियों ने रिश्वत के लालच में इस प्रदेश में भी शराब घोटाले को अंजाम दिया।
इसी बीच बार बार उत्पाद नीति में बदलाव करना सरकार को भी संदेह के घेरे में लाता है। एसीबी ने तो मौजूदा उत्पाद सचिव को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। दूसरी तरफ जिन प्लेसमेंट एजेंसियों पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है, वे जांच में सहयोग नहीं कर रही। एसीबी द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रही। इससे भी सिंडिकेट के शराब घोटाले में संलिप्त होने का संदेह गहराता जाता है। एसीबी लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहा है। आशंका है कि आने वाले समय में इस केस में कई बड़े खुलासे होंगे, जिसमें कई सफेदपोशों के भी जद में आने की संभावना है। गौरतलब है कि शराब घोटाले केस में पकड़े गए आईएएस विनय कुमार चौबे एसीबी के हाथों गिरफ्तार होने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए। इससे पहले पूजा सिंघल और छवि रंजन को मनरेगा और जमीन घोटाले केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। विनय कुमार चौबे जो आईएएस हैं और छवि रंजन तो रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं। विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शराब घोटाले की जांच का दायरा आखिर कहां तक बढ़ता है और कितने सफेदपोश इसकी जद में आते हैं। धीरे धीरे शायद इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि सरकार शराब नीति में बार बार बदलाव क्यों कर रही है। राजस्व को फायदा किसमें, निजी एजेंसियों द्वारा शराब बेचने में या सरकार द्वारा शराब की बिक्री करने में। इसी बीच आदिवासी गांव में भी क्लब और बार खोलने का फैसला किया गया है, जिसका विरोध आदिवासी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमने आपको आज के इस वीडियो में शराब घोटाले की तमाम जानकारियां आपको दी, साथ में आपको आईएएस विनय चौबे और साथ साथ गजेंद्र सिंह और इसके साथ साथ जो तमाम महकमा है, सिस्टम है, उसमें जो फिलहाल क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी तमाम बातें आपको बताई है। मुझे उम्मीद है कि आपको शराब घोटाले से जुड़ी हर एक कड़ी समझ में आई होगी। इसके अतिरिक्त भी अगर आप चाहते हैं कि शराब घोटाले केस में हम शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जानकारी, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे नीरज और उस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।